नमस्कार श्रोताओं, आपको पता होगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसने विश्व स्तर पर एक ऐसा आयाम स्थापित किया है मानव को सुगठित और संगठित करने के लिए, जिसको आज सराहनीय ढंग से देखा जाता है और भारत सरकार द्वारा भी इसकी सराहना की जाती है। वेदों में इसका वर्णन मिलता है। इसके द्वारा हम अपने जीवन के कौशलों को और उन्नत शिखर तक पहुंचाने का प्रयास कर पाते हैं। मैं बात कर रहा हूं योग की। योग वही योग जो आप प्रातःकालीन प्राणायाम से करते हैं, सूर्य नमस्कार से करते हैं और आराम करने के लिए शवासन से करते हैं, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से करते हैं। लेकिन क्या ये योग पार्कों तक और हमारे घरों तक ही सीमित रह गया है? ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने इस योग को पाठ्यक्रमों में भी सम्मिलित किया है, जिससे कि इसको पठन पाठन में लाया जा सके और इसके अंदर और शोध की जो आवश्यकता है उसको पूरित किया जा सके। तो प्यारे श्रोताओं और शिक्षार्थियों, आज हम बात करेंगे कि कैसे एनआईओएस ने योग शिक्षा के प्रसार और प्रसार के लिए काम किया है। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर पवन कुमार चौहान जी, जो कि इस पाठ्यक्रम के समन्वयक हैं और लगभग 24 वर्षों से योग की प्रशिक्षण में, योग की दीक्षा में, योग की शिक्षा में और योग के अभ्यास में आप अनवरत कार्यरत रहे हैं। इस स्टूडियो में मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी। और श्रोताओं, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से आज हर पार्क में इस प्रातःकालीन योग हो रहा है, जिस प्रकार से हर तरीके से महिलाएं अपने पेट की चर्बी को गलाने के लिए, पुरुष अपनी बाजुओं को सौष्ठव बनाने के लिए योग कर रहे हैं, क्या ऐसी आवश्यकता नहीं है कि इनको पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का हमेशा प्रयास रहता है कि जीवन के कौशलों को बढ़ाने के लिए, जीवन संवर्धन करने के लिए पाठ्यक्रमों को समय समय पर आप उसको ठीक करते रहें, उनका विकास करते रहें, जिससे कि जो मानवीय आवश्यकताएं हैं, जो समाज की जरूरतें हैं, उनको पूरित किया जा सके। ऐसी आवश्यकताओं को देखते हुए और खासकर इनको एक व्यावसायिक स्तर तक पहुंचाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत हम लोग का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का सहयोग रहा है। अगर जनसेवा की भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तभी हम योग को आज घर घर तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा मानना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि योग करके ही हम अपने जीवन को और सुंदर कर सकते हैं, अपने समाज को और बेहतर बना सकते हैं। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने कैसे इसको शिक्षा में समाहित किया है और कैसे इसके प्रचार प्रसार में इसके साथ आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में आज कार्यक्रम में हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो एक बार पुनः इस सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम में मैं डॉक्टर पवन कुमार चौहान जी का स्वागत करते हुए जानना चाहूंगा कि भारत में योग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और प्रादुर्भाव जब हुआ तो उसको विस्तार देने में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कैसे आगे बढ़कर हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत इन विषयों को पाठ्यक्रमों के माध्यम से शामिल करने का प्रयास किया है। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी। आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही रुचि वाला है और मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी एक तरह से योग के इतिहास को बताते हुए एनआईओएस तक यात्रा वाली है। हम आपको बताएं कि योग का जो प्रादुर्भाव की यदि बात हम यदि करें तो श्रीमद् भगवद गीता का हम यहाँ उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें आप देखें स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि योग तो हमेशा इस पृथ्वी पर रहा है, जब से उत्पत्ति हुई है मानव की, और उससे पहले भी जब ये सारी संरचना हुई तो सबसे पहले योग को मैंने सूर्य को बताया था और सूर्य ने उस योग को अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया और इसी तरह से इक्ष्वाकु ने अपने अन्य पुत्रों को बताया और ऋषि मुनियों तक ये ज्ञान पहुंचा और ये आदि काल से, पुरातन काल से इसी तरह से योग इस पृथ्वी पर चला आ रहा है। योग निरंतर चला आ रहा है। वो कहते हैं कि योग बीच में कभी कम हो गया, कभी लुप्त हो गया, लेकिन समाप्त कभी नहीं हुआ, यानी योग हमेशा रहता है। आज यदि हम देखें तो
ये वास्तविकता भी है। ये अलग बात है कि कभी योग पूरी तरह से प्रकट हो जाता है, बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं योग को करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि योग पहले नहीं था। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, यदि हम उनको देखें तो अपने पूरे जीवन में योगमय रह करके उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और योग के सानिध्य में वो आगे बढ़े, क्योंकि योग जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन को कैसे जिया जाए। यदि हम इतिहास की बात करें तो ये हमने आपको बताया कि भगवान कृष्ण ने स्पष्ट किया कि योग तो इस पृथ्वी काल पर पुरातन काल से ही चला आ रहा है, लेकिन इस योग की जो सबसे पहले वक्ता हुए वो हिरण्यगर्भ नाम के जो ऋषि हुए, उन्होंने सबसे पहले योग की बात की। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि हिरण्यगर्भ जो है वो योग के प्रथम वक्ता हैं। ऐसा हमारे महाभारत में भी देखने को मिलता है, वहां भी स्पष्ट किया गया है। हमारे सांख्य में, अन्य भी जो ग्रंथ हैं उनमें मिलता है। बाकी धीरे धीरे करके महर्षि पतंजलि ने योग पर एक बड़ा दर्शन शास्त्र तैयार किया जो आज बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसके साथ ही बहुत सारे योग के जो अलग अलग ऋषि हुए, जैसे गुरु विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ संहिता लिखी, गुरु वशिष्ठ जी ने अपनी जो है राम जी को वहां योग कराने के लिए उनको जो योग कराया उसको वशिष्ठ संहिता का नाम दे दिया। शिव जी के जो योग का वर्णन हुआ उनके द्वारा पार्वती जी को उन्होंने सिखाया, अन्य ऋषि मुनियों को उन्होंने दिया, उस परंपरा को जो आगे बढ़ाया शिव संहिता के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। और स्वात्मा राम जी ने अभी जो उस योग को संगठित करके हठ योग के रूप में नाम दिया, हठ योग। तो इस तरह से अलग अलग समय पर जैसे जैसे ऋषि मुनि हुए उन्होंने अपने हिसाब से अपने काल के अनुसार योग का वर्णन किया और लगातार लाखों वर्षों से इसी तरह से निरंतर योग की गंगा बह रही है, जिसमें कि अलग अलग ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने योग पर चर्चा की और उनको सुविस्तृत ग्रंथ के रूप में प्रतिपादित किया गया। आज हम महर्षि पतंजलि का पातंजल योग दर्शन, जिसे योग सूत्र भी कहा जाता है, उसे पढ़ते हैं। शिव जी का शिव संहिता पढ़ते हैं, वशिष्ठ जी की वशिष्ठ संहिता के नाम से हम पढ़ते हैं। इसी तरह से स्वात्माराम जी का हठ योग हम पढ़ते हैं, हठ योग प्रदीपिका के नाम से उन्होंने उसमें वर्णन किया है। तो अलग अलग गहरण ऋषि जो हुए उन्होंने गहरण संहिता लिखी। तो आजकल योग पर बहुत सारे जो प्राचीन ग्रंथों को देखे हम जो ऋषि मुनि ने संगठित किए। बाकी सांख्य दर्शन में भी योग का पूर्ण वर्णन आता है और श्रीमद् भगवत गीता को यदि हम उठा करके देखें तो उसमें खास तौर से योग का विशेष वर्णन मिलता है, जो कि अर्जुन को उन्होंने उस समय स्पष्ट किया था जब महाभारत का काल था। अब हम लोग अगर योग सूत्र की बात करें चौहान जी, तो उसमें लिखा है योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है जी। तो देखिए भारतीय दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही हम कर सकते हैं। इसका मतलब है हम अपने मन मस्तिष्क पे नियंत्रण बना सकते हैं, हम अपने शरीर को स्थूल होने की बजाय उसका विकास कर सकते हैं और उसको उस दिशा में गतिमान रख सकते हैं जिसमें हम चाहते हैं, जिसमें हम बढ़ना चाहते हैं। और इसका एकमात्र साधन है वो है योग। अब योग को आपने बताया कि कितने ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। विशेष तौर से जब हम लोग योग सूत्र की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वर्तमान में जो कार्यकलापों में हम लोग योग कर रहे हैं, जो अभ्यास में योग कर रहे हैं, वो योग सूत्र में वर्णित जो उसके उपाय हैं उनका ही अनुपालन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो अब धीरे धीरे लोग उधर बढ़ रहे हैं जिधर हमको वास्तव में जाना चाहिए, ट्रेडिशनल योग। हालांकि योग को लेकर के लोगों ने हॉट योगा, लाफिंग योगा, बहुत सारे नाम दिए, अलग अलग तरह के नाम दिए हैं, म्यूजिक योगा। लेकिन वास्तव में जब हम योग की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल योग पर हम जाते हैं, जो हमारा परंपरागत योग रहा है, जिसमें हमारा सुबह के उठने से लेकर के रात को एक बार फिर सोने तक का जो बीच का कार्यक्रम है, वो सारा हमारा, चाहे वो खान पान है, चाहे हमारे जीवन शैली संबंधित हमारे काम है, नित्य कर्म है या अन्य कर्म है, उन सबको ध्यान में रखते हुए योग की वो परंपरा की बात की है। और साथ में जो
प्रैक्टिस है योग की, जैसे कि आपका मेडिटेशन हो गया या ईश्वर की पूजा हो गई, वो सब योग ही है और कुछ नहीं है। तो हम अभी अगर हम शुरुआत करते हैं किसी चीज का, तो आप देखिए, सबसे पहले कहा जाएगा कि आप सब लोग एक जगह हाथ जोड़ करके बैठ जाइए या खड़े हो जाइए और उस प्रार्थना को लेकर के आप करते हैं तो ओम से ही शुरुआत करते हैं। तो परमात्मा का सबसे पहले ध्यान करना, उसके पश्चात अन्य प्रैक्टिस करना और निरंतर उधर आगे बढ़ना, उन क्रियाओं को आगे बढ़ाना, ये सब योग में ही है। जो अगर हम ओम का उच्चारण हम करें। सर यहाँ पे हम आपको रोकना चाहेंगे, कॉलर हमारे साथ हैं, हम उनकी कॉल ले लेते हैं। जी हेलो जी, हेलो सर, मेरा नाम प्रिया है, मैं नोएडा से ही बोल रही हूँ। जैसा कि अभी मैं सुन रही थी, अब योग के ऊपर जो बात चल रही है जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी शीत ऋतु चल रही है, तो इसमें हम योगाभ्यास जैसे सुबह के टाइम में नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हाँ, तो क्या हम शाम को करेंगे तो वो इतना इफेक्टिव होगा हमारे लिए? जी ठीक है, आपके प्रश्न का हम जवाब देते हैं। तो इस समय शीत ऋतु चल रही है और शीत ऋतु में योग ऐसा नहीं है कि सुबह को हम नहीं कर सकते, हमें करना चाहिए, लेकिन 2-3 चीजों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। एक तो बिल्कुल खुले में बैठ करके जहां पर शीत लहर चल रही हो, उसमें आजकल बिल्कुल योग ना करें। कमरा आपका पूरी तरह से बंद ना हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा हल्का एयर आने जाने का रास्ता पास होने की विशेष व्यवस्था हो, तो आप कमरे में बैठ करके योग कर सकते हैं। पूरे कपड़े पहने, कहीं इस तरह की कोई पोजीशन ना बनाए जिससे कि आपको विशेष ठंड लग जाए, और जितना आपको संभव हो सकता है उतना आप योग कर सकते हैं। योग प्रैक्टिस में जो भी आपको आसन करने हैं वो आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं सुबह मॉर्निंग में, तो इफेक्टिवनेस कितनी रहेगी? देखिए, इफेक्टिवनेस तो योग की बिल्कुल होगी, निश्चित रूप से होगी, और सबसे बड़ी इफेक्टिवनेस हमारे मन से है। हमारा मन जो है योगमय है, पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से वो इफेक्टिवनेस होगी। थोड़ा सा अंतर हो सकता है, क्योंकि सुबह जो फ्रेशनेस आती है योग करने के बाद में उतना तो नहीं आपको महसूस होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि 80 से 90% आपको उसका प्रॉपर लाभ मिलेगा यदि आप सायकाल भी अपना योग का कार्यक्रम करते हैं, योग प्रैक्टिस करते हैं, उसका बेहतर आपको लाभ मिलेगा। बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी। तो ये आपके प्रश्न का जवाब हुआ। हाँ, तो आप अपनी जो चर्चा कर रहे थे चौहान जी, हम उस पर आगे आते हैं जी। और ये जानना चाहते हैं कि जैसे सभी ग्रंथों में योग के बारे में लिखा है और योग से हम लोग जानते हैं कि योगा कर्मस कौशलम, कुशलता भी बढ़ती है, तो क्या इसको जैसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने पाठ्यक्रमों में इसको निरूपित करने का प्रयास किया, उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, NIS ने, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा हमारे जो लर्नर्स हैं और जो श्रोतागण हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को, कि NIS ऑलरेडी योग के क्षेत्र में एक बड़ा काम कर रहा है। हालांकि NIS ने वर्ष 2002 में अपने योग कोर्स के प्रथम योग कोर्स को लॉन्च किया था, जो बेसिक कोर्स था 6 महीने का, और ये कोर्स बहुत अच्छा चला है और बहुत सारे लर्नर्स इसमें एडमिशन लिए और उन्होंने प्रॉपर उसका प्रशिक्षण लिया, और बहुत सारे प्रशिक्षार्थी बाद में तो कहीं ना कहीं किसी स्कूल में, किसी संस्थान में वो ट्रेनर के रूप में भी लग गए, इतने अच्छे उन्होंने प्रयास किए थे। जैसे जैसे योग पे आगे बात बढ़ी और ये पूरे विश्व में जब विख्यात हुआ, और हम उसी की बात कर रहे हैं कि इतिहास में जैसे जैसे पृथ्वी पे जैसे योग की बात चलती रही, और इस समय जिस चर्चा में योग आया, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इसको साकार एक सपने के रूप में लोगों को दिखाया और वो सपना पूर्ण किया, जब 21 जून को आजकल हम योग दिवस इंटरनेशनल लेवल पे मतलब मनाते हैं और अन्य देश भी इसको मना रहे हैं, तो इसी तरह से NIS ने भी जब देखा कि योग की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि NIS इज द एजुकेशन बोर्ड ऑफ द ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम इसमें जो पाठ्यक्रमों की मांग होती है, समाज में किस चीज की आवश्यकता है, वोकेशनल में तो खास तौर से हम इस बात का ध्यान रखते हैं ताकि लोगों को प्रॉपर प्रोफेशन मिल सके, वो
वेज एम्प्लॉयमेंट हो या उनका सर्विस का हो, जो भी हो, उनको कुछ ना कुछ मिल सके। तो हमने योग पर भी इसी तरह के फिर 2 कार्यक्रम विशेष रूप से अभी लॉन्च किए हैं रिसेंटली, जिसमें योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, दिस इज द 1 ईयर ड्यूरेशन प्रोग्राम, और बीटीसी बीएड के पैटर्न पर इसको हमने डेवलप किया है। अभी तक ऐसा कोई योग का कोर्स नहीं बना है जिसमें कि माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग तक की व्यवस्था हो, यानी कि आप दूसरे को कैसे प्रशिक्षित करेंगे, दूसरे को योग सिखाएंगे कैसे, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, योग सीखना और दूसरे को कराना, ये दोनों अपने आप में अलग अलग बातें हैं। योग सीख आराम से जाते हैं, लेकिन जब दूसरे को कराने की बात आती है, उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, उसको कराना है, उसकी सीमाएं, लिमिट, सब कुछ आपको ध्यान रखनी है, प्रिकॉशंस पे आपको ध्यान रखना है, तो फिर उसी पैटर्न पर इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया और योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम सक्सेसफुली चल रहा है। अभी लास्ट ईयर इसमें 1400 के करीब लर्नर एक साथ एडमिशन लिए थे पिछले सत्र में, और इस पर लगातार अब तो ऑनलाइन एडमिशन हो गया है। हालांकि ऑनलाइन एडमिशन से थोड़ी कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, जो धीरे धीरे सॉल्व होती चली जा रही हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि अभी एक योग टीचर जो पास आउट है, उसका महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी पर योग इंस्ट्रक्टर के रूप में अभी उसका सिलेक्शन हुआ है। पीछे हमने लाइव प्रोग्राम में अपने दिखाया भी था, लाइव प्रसारण जो हुआ था, तो उसका सिलेक्शन हुआ है। और एक चीज और, अभी सीमा पाठक नाम से एक योग की प्रशिक्षणार्थी हैं एनआईएस की, जिन्होंने योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी लास्ट ईयर ही कंप्लीट किया है। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्टेट लेवल की जो योग चैंपियनशिप हुई, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए गोल्ड लिया है। एनआईएस ने भी उनको सम्मानित किया, सीमा पाठक को। तो धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको एक बात और यहां बताना चाहूंगा इंद्रजी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस प्रोग्राम के, क्योंकि इस प्रोग्राम में प्रोविजन क्या है, योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो एनआईएस का प्रोग्राम है, कि आपको एक फेज ऐसा आता है जब आपकी लगभग ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही होती है, तो आपको 10 दिन की वर्कशॉप जो करनी होती है, उसके लिए आपको किसी स्कूल में, किसी योग संस्थान में, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, किसी पार्क में, सोसाइटी को योग कराने के लिए अलग अलग चीजें आपको दे दी जाती हैं। तो कई बार जिन विद्यालयों में हमारे जो ये योग प्रशिक्षणार्थी थे, जब ये गए हैं वहां पर, तो वहां के विद्यालयों ने ही उनकी स्किल को देख करके, उनकी कॉम्पिटेंसीज को देख करके, उनकी उस योग की प्रैक्टिस को देख करके अपने यहाँ पास होने से पहले, एग्जाम देने से पहले ही उनको अपॉइंट कर लिया। क्या बात है। ये इसकी जो खूबी है प्रोग्राम की। मतलब है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की जो पाठ्य सामग्री है, जो प्रशिक्षण का पैटर्न है, वो बहुत ही अच्छा है, सुगम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। और इसमें कोई ऐसे पेंसिल से ड्रॉ किए हुए पिक्चर नहीं है या किसी उससे नहीं ली पिक्चर। मोस्ट प्रॉब्ली हमारी खुद के जो स्टूडेंट्स हैं, या गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज हैं, जो एचओडी हैं वहां पर योग विज्ञान विभाग के, वो इस प्रोग्राम के अध्यक्ष भी हैं कार्य पाठ्यक्रम समिति में। तो उनके मार्गदर्शन में तैयार हुआ। कुछ उनके जो पीएचडी होल्डर्स थे, उनके स्टूडेंट्स थे, कुछ उनकी पिक्चर्स उसमें पड़ी हैं, कुछ हमारी लर्नर्स की हैं। तो इस तरह से अपनी ही पिक्चर्स को डाला है और सुंदर उस भाषा में इसको हमने बनाया है, जिसमें सुगमता से स्टूडेंट्स जो है उसको लर्न कर सके, पढ़ सके और समझ सके। आपने जो 13,000 शिक्षार्थी बताए हैं, वो इस ट्रेनिंग वाले पाठ्यक्रम में है, योगा का जो ट्रेनिंग पाठ्यक्रम है आपका? 1400 जो शिक्षार्थी हैं जी, वो योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के वो एडमिशन ले करके कुछ तो पास आउट हो गए उसमें से, और कुछ इस बार अपीयर हो रहे हैं। तो एक तो आपका ये हो गया ट्रेनिंग प्रोग्राम, दूसरा एक आपका और वोकेशनल का प्रोग्राम था योगा का, क्या वो भी चलता है अभी? हाँ, वो भी अभी भी चलता है। वो 6 मंथ का है। उस प्रोग्राम, चूंकि वो बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है, वो खासतौर से उन लोगों के लिए है, जैसे स्कूलों में आप चाहें तो एक सिलेबस के रूप में उसको करा सकते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, सरल क्रियाएं हैं बहुत ही, और योगमय बनाना, हंसाना लोगों को अलग अलग तरीके से। तो ये बहुत अच्छा
प्रोग्राम है उसमें। और उन लोगों के लिए भी है जैसे सोसाइटी में जिन लोगों को बिल्कुल भी योग के आसन में अभ्यस्त नहीं है, बड़े कठिन आसन वो नहीं कर सकते। हालांकि ये एक बड़ा मिथ है, लोग सोचते हैं कि जो जितना बढ़िया जिम्नास्टिक यानी बॉडी को तोड़ फोड़ करके आसन कर पाता है वही योगी है। वो तो अपनी बॉडी को तोड़ फोड़ करके बढ़िया से, ये हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा है। लेकिन वास्तव में ये छोटे छोटे अभ्यास भी आप करते हैं और पॉजिटिव आप रहते हैं, दूसरे के प्रति आप अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भवेत्। तो ये जो पैटर्न लिए है योगमय है। तो आपने दो बातें बताई, एक तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का आधारभूत पाठ्यक्रम है योगा का, और दूसरा आपने शिक्षक शिक्षा के लिए, योग शिक्षक शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम चलाया है। तो ये दोनों सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है। निश्चित रूप से मिलेगा तो सर्टिफिकेट ही, लेकिन ये इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम बोला जाता है। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो आउटकम है, जो बच्चे पास होते हैं, ये कहाँ पे सेवारत होते हैं फिर जाके? ये इनको जो भी आजकल आपके जो विद्यालय हैं, खासतौर से पब्लिक स्कूल तो इनको ले ही रहे हैं, और गवर्नमेंट में अभी ऐसी कोई वैकेंसी स्कूलों के हिसाब से नहीं निकल पाई है। हालांकि ये प्लान है गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री HRD दोनों का कहीं इस तरह का कहीं तालमेल हो तो कुछ वैकेंसी इस तरह की निकले तो शायद उसमें उनका चयन होगा। अन्यथा कई बार जो जैसे केंद्रीय विद्यालय है या इनमें योग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी लोग निकालते हैं, तो इसमें ये सेवारत हो सकते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर्स जितना भी हमारा है उन सब में इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है। साथ में योग के संस्थान जो चल रहे हैं वहां पर इनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। तो ये बहुत बड़ा एक, क्योंकि प्रशिक्षणार्थी हैं और योगा वेलनेस सेंटर जैसे गवर्नमेंट खोल रही है, तो वहां पर इनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल जिस प्रकार से योग के प्रति रुझान बढ़ा है लोगों में, और साथ ही साथ बहुत सारे NGOs भी इस क्षेत्र में आ गया है कि उन्होंने अपने यहाँ योग के केंद्र खोलने प्रारंभ किए हैं। तो एक तो यह है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान जैसे सरकारी संस्थान जो योग की शिक्षा के लिए सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं और साथ ही साथ इसको जागरूक कर रहे हैं, तो अगर हम लोग एक व्यवसायी के तौर पे योग को अपनाएं, एक लेमैन जो है, जो हम लोग के, मैं खासकर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के सामुदायिक रेडियो के श्रोताओं के लिए बात करना चाहूंगा जो इस कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, और इसके माध्यम से वो लोग अगर अपने घर पे कोई ऐसा केंद्र स्थापित करना चाहें जिससे कि वो थोड़ी सी रोजी रोटी भी कमा सके और साथ साथ अपने जीवन का संवर्धन भी कर पाए, तो इसके लिए उनको क्या क्या करना चाहिए? क्या NIOS का सर्टिफिकेट कोर्स करके क्या वो एक छोटा सा सेंटर खोल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही। और हमारे इस प्रोग्राम में वो जैसे हमने बताया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी इसमें व्यवस्था है, प्रावधान हमने रखा है। जो लोग इस तरह का यदि अपना कोई सेंटर खोलना चाहते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर और तो कोई करा ही नहीं सकता, ये आप बिल्कुल मान के चलें। यदि उन्होंने प्रॉपर प्रशिक्षण NIOS का ये लिया है जिस भी सेंटर से, तो वहाँ प्रॉपर तरीके से हर सैटरडे या संडे में उनकी क्लास होती है। साथ में 10-10 दिन की 3 वर्कशॉप हैं पूरे वर्ष में जो है, जिनमें उन्हें प्रॉपर तरीके से योग सिखाया जाता है। तो उसके माध्यम से उन्हें बेहतर स्किल आ जाता है और प्रॉपर कॉम्पिटेंट वो हो जाते हैं, और उनकी उस कॉम्पिटेंसी को वो और कहाँ यूज कर सकते हैं। जो अगर मैं कहूँगा कि यदि वो अपना वेलनेस सेंटर, योग सेंटर या कुछ इस तरह का स्वास्थ्य केंद्र करके कुछ खोलना चाहते हैं योग के माध्यम से, तो वो बहुत बेहतर इसमें अपनी अर्निंग कर सकते हैं, अपने पूरे परिवार को उसके माध्यम से चला सकते हैं, और दूसरे और कई लोगों को वो रोजगार भी देने में समर्थ होंगे, सक्षम होंगे। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और खासकर मैं देख रहा हूँ कि हमारे सामुदायिक रेडियो पे बहुत सारी संस्थाएं आती हैं जो कहती हैं कि हम लोग योग का छोटा सा सेंटर चलाते हैं। और कभी कल के ही प्रोग्राम में हम लोगों ने किसी संस्था को आमंत्रित किया था, चौहान जी, तो उन्होंने भी बताया कि हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा 3 BHK फ्लैट है नोएडा में, कम पड़ जा रहा है, हमें और स्पेस लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है रोज योग का रुझान तो बढ़ा है जनमानस में, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसका एक थोड़ी सी चिंता ये रहती कि क्या इनको समुचित और कुशल नेतृत्व में प्रशिक्षण मिल पा रहा है कि जिससे ये आगे लोगों का योग करवा पाए या प्रशिक्षित कर पाए लोगों को। यहाँ पे एक थोड़ा सा हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि परेशानी है या एक समस्या है, क्योंकि
एक एक हफ्ते का लोग सर्टिफिकेट लेकर के वो अपने आप को योग गुरु, योग इंस्ट्रक्टर या योगी इस तरह से लिखने लगते हैं। अभी हम आपको बताएं 2 साल पहले हम एक फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमने एक विजिट की थी और उसमें एक योग इंस्टीट्यूट का हमने उद्घाटन किया था। तो वहां पे डीएम फैजाबाद भी आए हुए थे। तो जिस समय वहां पे हम लोग पहुंचे थे तो पहले से ही वहां पर एक योग के इंस्ट्रक्टर जो है लोगों को कुछ योग करा रहे थे और योग वो करा रहे थे कि सूक्ष्म क्रियाएं, जो हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं जो हमने देखा सामने से, तो हाथों की संधि संचालन की क्रियाएं वो करा रहे थे। तो आप यकीन करिए कि उनकी, मुझे लगता है कि जैसे 10-15 सेकंड में उन्होंने 3-4 क्रियाएं एक साथ करा दी। मतलब आप समझिए कि इमीडिएटली एक क्रिया का एक्शन प्रॉपर नहीं हो पाया, तब तक वो सेकंड पे पहुंच गए, सेकंड से थर्ड पे पहुंच गए और बहुत जल्दी जल्दी जब वो बदल रहे थे तो मेरे को बहुत एक आश्चर्य भी हुआ। मैंने कहा कि ये कैसे योग के इंस्ट्रक्टर हैं। तो हमने फिर संकेत किया, हमने कहा कि इनको कहिए कि अभी थोड़ी देर इसको रोके रखें, क्योंकि किसी भी गुरु का या किसी भी इस तरह के इंस्ट्रक्टर का ऐसे समय में अपमान ही माना जाता है, तो वो उचित नहीं था। हमने वो रुकवाया, जो प्रक्रिया वहां चली, दीप प्रज्वलन हुआ, जिस तरह के कार्यक्रम होते हैं, एक औपचारिक व्यवस्था वो हुई। उसके पश्चात फिर हमने लोगों को बताया कि आइए हम आपको थोड़ी सी कुछ योग की बातें बताते हैं, कुछ योग की क्रियाएं कराते हैं। और वही सूक्ष्म क्रियाएं संधि संचालन वाली थोड़ी सी हमने दोहराई, क्योंकि एक भी कोई भी क्रिया जो आप कर रहे हैं उसका एक निश्चित समय है। आप किसी भी क्रिया को, योग और फिजिकल एक्सरसाइज में दोनों में क्या अंतर है? एक बड़ा डिफरेंस है। चाहे वो जिम में आप जा रहे हो, चाहे आप कोई अलग क्रिया कर रहे हो फिजिकल की, योग में यदि आप कोई पोस्चर में जा रहे हैं तो कुछ सेकंड आपको हाल्ट करना है, वहां ब्लड पहुंचे, उन कोशिकाओं में पहुंचे, उसका प्रॉपर इफेक्ट हो, और उसको आप जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपकी वो योग क्रिया नहीं मानी जाएगी। योग में धैर्य और स्थिरता का बड़ा महत्व है। इस स्थिरता के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। चौहान जी, इस कार्यक्रम में हम लोग छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे और इस साथ साथ श्रोताओं को ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से कुशल नेतृत्व में ही आपको योग का प्रशिक्षण लेना चाहिए और कुशलता पूर्वक ही सिखाना चाहिए। जो आजकल ये व्यावसायिक योग प्रारंभ हो गया है, पैसे कमाने वाला योग प्रारंभ हो गया, इससे किस प्रकार से बचना ये भी हम अपने श्रोताओं को बताएंगे। तो हम लोग लेते हैं छोटा सा विराम और इसके बाद पुनः उपस्थित होते हैं। श्रोताओं कहीं जाइएगा नहीं, तो हम लोग लेते हैं छोटा सा विराम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग खोल रहा है तमाम ग्रामीण, पिछड़े, असहाय एवं बेरोजगार युवाओं के लिए संभावनाओं के असीम द्वार। यहाँ 6 महीने से लेकर 2 साल तक के 80 से ज्यादा कोर्सेज हैं। कृषि, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य, पैरामेडिकल, कंप्यूटर के साथ साथ अन्य व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रम। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nios.ac.in या संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-180-9393 पर। रेडियो वाहिनी के सम्मानित श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम लोग बात कर रहे हैं कि एनआईओएस में योग शिक्षा का और कैसे प्रसार किया जाना है। जैसे कि हम लोगों ने अभी तक सुना कि योग के क्षेत्र में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, बहुत सारे गलत अभ्यास हैं, जिनके कारण इसकी छवि थोड़ी और धूमिल हो रही है। लेकिन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का हमेशा प्रयास रहता है कि एक सही शोध के साथ में चीजों को प्रस्तुत करें, और खासकर योग शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। योग का एक हमारा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चलता है जो 6 महीने की अवधि का है, जैसा कि हमको डॉक्टर पवन कुमार चौहान जी ने बताया है। और साथ ही साथ संपूर्ण भारत के योग प्रशिक्षकों को भी हम लोगों ने प्रमाणित करने का, शिक्षित करने का प्रयास किया है, जिसमें हम लोगों ने लगभग, जैसा कि चौहान जी ने बताया,
कि 13-14 हजार शिक्षकों को एनआईओएस के माध्यम से प्रशिक्षित किया है। अब मैं आपको यहाँ पे इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय की देखरेख में कार्य करता है और एनआईओएस का प्रमाण पत्र संपूर्ण भारत में वैलिड है। आप कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के सुदूर गांवों तक इस प्रमाण पत्र के माध्यम से कहीं भी अभ्यास कर सकते हैं, किसी को करवा सकते हैं, कोई हमारा अध्ययन केंद्र खोल सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के 6000 से अधिक शैक्षिक केंद्र इस समय संपूर्ण भारत में चल रहे हैं। अगर आप कोई एनजीओ चलाते हैं, कोई विद्यालय चलाते हैं, तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी एनआईओएस से जुड़े और उन छात्रों शिक्षार्थियों तक पहुंचे जो किसी कारण से शिक्षा वंचित हैं, शिक्षा उनके द्वार तक नहीं पहुंच पाई है। और आप मानिए कि हम लोग कम से कम 30-32 पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर पे लेकर के आते हैं, 40 के करीब पाठ्यक्रम हम लोग उच्चतर माध्यमिक में लेके आते हैं और 100 से अधिक पाठ्यक्रम हम लोग व्यावसायिक शिक्षा के लिए लेके आते हैं। और विशेष तौर से अभी हम लोगों ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री पाठ्यक्रम भी चलाया था। तो पवन कुमार चौहान जी, एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे किस प्रकार से गलत तरीके के अभ्यास भी आजकल जी बाजारीकरण के दौर पे जो योग हो रहा है उसमें फैल रहे हैं। तो क्या इन पे नियंत्रण करने के लिए एनआईओएस का जो पाठ्यक्रम है वो कहीं से कहीं आपको सक्षम दिखता है? और दिखता है तो इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन सभी केंद्रों से अनुरोध करूंगा जो अभी प्रशिक्षण तो करवा रहे हैं, योग करवा रहे हैं, लेकिन शिक्षा नहीं करवा पा रहे हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो एनआईओएस की वेबसाइट www.nios.ac.in पर जाएं और एवीआई के प्रत्यायन के लिए, एक्रेडिटेशन के लिए, मान्यता के लिए आवेदन करें। बहुत ही कम शुल्कों पर ये प्रत्यायन लिया जा सकता है। आप विश्वास कीजिए कि 20-25 हजार रुपए की फीस देकर के आप अपने योग केंद्र को एनआईओएस का एक अध्ययन केंद्र बना सकते हैं और आपके पास जितने भी छात्र छात्राएं आते हैं उनको प्रमाण पत्र दे सकते हैं। और यह प्रमाण पत्र भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है जो कि संपूर्ण भारत में वैलिड है। तो योग की शिक्षा में एनआईओएस का बहुत अच्छा योगदान है। तो चौहान जी, मैं आपसे ये जानने का प्रयास करूंगा कि प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में कितने शिक्षार्थी अभी पंजीकृत हैं, और जो आपने टीचर एजुकेशन बताया उसमें 14,000 शिक्षार्थी पंजीकृत हैं। क्या ये पंजीकरण भारत की जनसंख्या को देखते हुए मुझे लग रहा है कि बहुत ही सूक्ष्म है, इसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है जिससे कि योग का प्रचार प्रसार और किया जा सके। तो सबसे पहले तो मैं जो एनआईओएस के पाठ्यक्रम हैं उनके जो फीचर्स हैं, उनके जो पाठ हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समीक्षात्मक आपसे विश्लेषण चाहूंगा। धन्यवाद आपका इंद्रजीत जी, आपने बहुत ही बढ़िया और वैलिड क्वेश्चन किया। हम आपको पहले भी चर्चा में बता रहे थे कि बहुत सारे इस तरह के प्राइवेट संस्थान चल रहे हैं जो एनजीओज हैं या फिर योग के संस्थान के नाम से खुले हुए हैं, और वो अलग एक हफ्ते का, 15 दिन का, 1 महीने का अपना एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि उनको इतने दिन में ना तो वो नॉलेज आती है, क्योंकि एक पोस्चर को सीखने में कई बार एक हफ्ता लग जाता है। जो अगर हम शीर्षासन की बात करें, हम सर्वांगासन की बात करें, हम पश्चिमोत्तानासन की बात करें, तो उनको करने में हमें 3-3 हफ्ते, 4-4 हफ्ते लग जाते हैं कई बार, प्रॉपर उसको करना, बैलेंस बनाना, उसको बनाए रखना। तो जब एक एक पोस्चर में इतना समय लगता है तो आप लगाइए कि मतलब कितना समय एक प्रॉपर मतलब प्रोग्राम में लगना चाहिए। तो न केवल ये पोस्चर सीखने की बात है, ये तो केवल पोस्चर्स की, आसन्स की बात हुई। इवन यहाँ पे आप देखिए कि प्रॉपर आप कैसे योग शुरुआत करेंगे, प्रेयर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, प्रेयर है तो उसके लाभ क्या हैं, ये केवल मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। और उसमें भी किस तरह से आगे बढ़ेंगे, आप आसन करेंगे, आसन में कैटेगरीज क्या हैं, कौन सी कैटेगरी को आप सबसे पहले कराएंगे, फिर उसके बाद सेकंड क्या होगी, थर्ड क्या होगी, और फिर प्राणायाम पे जाएंगे, मेडिटेशन पे जाएंगे। हर चीज का एक क्रम है, ऐसा नहीं है जैसे लोग कहते हैं हमें जी आप मेडिटेशन सिखा दीजिए, या कुछ कहते हैं लोग आइए हमारे पास मेडिटेशन सीखने के लिए। अरे भाई, आपको आसन का जो क्रम है वो अभी आया नहीं, आसन कंप्लीट हुआ नहीं, आप कैसे मेडिटेशन पे जा सकते हैं?
भाई पतंजलि योग सूत्र में बिल्कुल अष्टांग योग की हम बात करें तो पतंजलि को लोग नहीं जान रहे, मान लीजिए अष्टांग योग तो सभी वर्ग जान रहे हैं। अष्टांग योग का मतलब है 8 अंग योग के, जो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में उनका वर्णन किया है। श्रोताओं, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हम लोग आ से आगे बढ़ते हैं, का से आगे बढ़ते हैं, अक्षर ज्ञान करते हैं, फिर शब्द ज्ञान करते हैं, फिर वाक्य ज्ञान करते हैं, फिर भाषा का ज्ञान करते हैं, फिर भाषाओं का ज्ञान करते हैं, उसी प्रकार योग के क्षेत्र में भी आपको यही धारणा रखनी चाहिए कि पहले हम काखा गागा सीखेंगे, फिर हम लोग वाक्य संरचना सीखेंगे, फिर हम लोग पूरा पैराग्राफ बनाएंगे। तो जिस प्रकार से डॉक्टर चौहान हमको यहाँ पे विस्तार से बता रहे हैं कि योग की क्रिया एक अनुक्रम में की जाने वाली क्रिया है और इस अनुक्रम को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, तभी आप सही से सफलतापूर्वक योग कर पाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ध्यानपूर्वक चौहान जी की बातों को सुने। तो हम कह रहे थे कि वो क्रम बहुत आवश्यक है, और क्रम में अष्टांग योग में जैसे बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो 8 अंगों का वर्णन स्पेशली आता है और उसमें स्पष्ट ये निर्देशन दिया गया है कि हर अभ्यासी को एक के बाद ऊपर के स्टेप पे जाना चाहिए। जिस प्रकार हम किसी ऊंचाई को चढ़ने के लिए एक लेडर का प्रयोग करते हैं, सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, वो एक के बाद एक हम कदम रखते जाते हैं और उसको हम आगे बढ़ करके हम ले लेते हैं। तो ये सब तभी हो पाता है। अब आजकल क्या है, किसी को ये जानकारी तो है नहीं। आपने यहाँ पे यम, नियम, आहार, विहार, प्रत्याहार की बात की है। मुझे लगता है कि ये जो हैंकी पैंकी योग के प्रशिक्षण केंद्र खुल गए हैं, जो फैशन के तौर पे उभरे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो कभी भी इन चीजों को ना आपको बताएंगे ना उनको स्वयं का ज्ञान पता ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है। मैं तो ऐसे लोगों से आज भी अनुरोध करता हूं कि आपका व्यवसाय ठीक है, आप व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन आप उस व्यवसाय में भी और गुणात्मक सुधार लाते हुए NIOS का पाठ्यक्रम पहले कर लें। आप सीख लें कि किस प्रकार से आपको पढ़ना पढ़ाना है। तब जब आप सीख जाएंगे तो मुझे लगता है कि इससे आप अपनी व्यावसायिक वृद्धि भी कर पाएंगे और समाज को योग का अच्छा ज्ञान भी दे पाएंगे। बिल्कुल, इसका बहुत बड़ा लाभ उन लोगों को होगा। एक्चुअल में वो इस दिशा में आ जाएंगे। एक चीज मैं यहाँ और आपको बता दूं, NIOS का जो प्रोग्राम है वो नेशनल लेवल पर इसका प्रोडक्शन होता है। जो कमेटी बनती है, कोर्स कमेटी, उसमें पूरे देश भर से जो योग के बड़े विद्वान हैं उनको उसमें रखा जाता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इस योग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो कमेटी के इसके अध्यक्ष हैं वो प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज, आप डीन हैं, साथ में आप HOD हैं अपने योग विज्ञान विभाग की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से। इसी तरह से देव संस्कृति विश्वविद्यालय के HOD हैं प्रोफेसर सुरेश वरनवाल, जो कि हमारे इस कोर्स कमेटी के मेंबर हैं। इसी तरह से पतंजलि जो विश्वविद्यालय है वहां से डॉक्टर निधेश यादव वो मेंबर हैं इस कार्यक्रम के। तो डॉक्टर साहब, आपका बताने का अभिप्राय सीधा सीधा ये हुआ कि जब भी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान कोई पाठ्यक्रम बनाता है तो संपूर्ण देश के प्रोफेसर लेवल के शिक्षकों का इसमें प्रतिनिधित्व होता है जी। विशेष तौर से हम उसमें महिलाओं को भी समाहित करते हैं, अल्पसंख्यकों को भी करते हैं, गैर हिंदी भाषी को भी करते हैं, जिससे कि जब संपूर्ण भारत में यह पाठ्यक्रम जाए तो सभी को अपना अपना प्रतिनिधित्व दिखे। और खासकर एक बात मैं और बताना चाहूंगा इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से कि जो उदाहरण हम लोग अपने पाठ्यक्रमों में लेते हैं उनकी विशेषता ये होती है कि वो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हमने किसी लोक कला को लिया है तो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक राज्य विशेष की लोक कला को ले लेंगे। हमारा प्रयास रहता है कि ऐसी लोक कलाओं को समाहित करें जो पूरे के पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने में अपने आप को सक्षम पाए। अब जैसा कि चौहान जी बता रहे थे कि योग के क्षेत्र में जो हमारी पाठ्यक्रम समिति बनी है उसमें संपूर्ण देश के प्रबुद्ध जनों को समाहित किया गया है। पतंजलि विश्वविद्यालय का भी आपने नाम लिया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब ये पाठ्यक्रम बन रहा था तो उसमें क्या भारतवर्ष में जितनी भी प्रचलित प्रथाएं हैं योग की, क्या उनको सबको सम्मिलित करने का प्रयास किया गया था कि जिससे सभी का प्रतिनिधित्व हो पाए? बिल्कुल, ये प्रयास होता है
कि जो नेशनल लेवल की कमेटी है वो पहले तो कोर्स बनाने से पहले ये सर्च करती है कि योग में जो विधाएं दी गई हैं और उसमें किस किस तरह की ट्रेडिशनल वे में, हर प्रदेश में कुछ अलग चल रहा है, कहीं कुछ अलग चल रहा है। हरिद्वार ऋषिकेश में कुछ और चल रहा है, पुणे, लोनावाला, मुंबई कहीं कुछ और कर रहा है। हमारा जो आयुष विभाग है यहाँ पे मोरारजी देसाई जो संस्थान है उनकी कुछ गतिविधियां चल रही हैं। तो इन सबको ध्यान रखते हुए और सबकी राय जिसमें होती है एक कॉमन कि भाई ये चीज रखी जानी चाहिए। जैसे किसी पोस्चर विशेष की बात करें तो उस पोस्चर विशेष का वास्तव में क्या नाम है और क्या रखा जाना चाहिए वो सर्वसम्मति से मान्य करके तब उसको रखा जाता है। तो इस तरह से नेशनल लेवल पे सबकी उसका ध्यान रखते हुए उस प्रोग्राम को हम डिजाइन करते हैं और उसी हिसाब से यही कारण है कि जिन लोगों को कुछ चीजों के नाम वो आसन के कुछ और बोल देते हैं जबकि वास्तव में वो नाम और हैं ही नहीं एक लेवल पे। इसीलिए जो NIS के आसन है, NIS के नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये तो पूरी कमेटी का डिसीजन है, तो जो एक पैटर्न बनाया है वो एक सर्वमान्य पैटर्न हमने डेवलप किया है जिसके आधार पर आप उनको जाने, उनको समझें और उनको कराएं ताकि आप उससे वंचित ना रह सकें, कुछ से कुछ ना बोलें आप। एक मेरा मन में और संदेह रहता है डॉक्टर चौहान जी कि क्या NIS का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम करने के उपरांत या जो आपने शिक्षा के बारे में बताया कि योग शिक्षक के लिए जो आपने जो पाठ्यक्रम बनाया है इसको करने के पश्चात क्या उच्च शिक्षा के लिए भी हम आगे बढ़ सकते हैं कि जैसे मोरारजी देसाई वगैरह इंस्टीट्यूट हैं इनका जो स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम है या परास्नातक स्तर का पाठ्यक्रम है क्या उनको भी किया जा सकता है? देखिए डेफिनेटली यदि आप NIS का कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको एक दिशा ये तो मिल ही जाती है कैरियर बनाने वाली जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप उच्च शिक्षा क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी संस्थान में आप जाकर के अपना एडमिशन ले सकते हैं। उससे आपको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है कि इवन मैं आपको एक एग्जांपल भी यहाँ देना चाहूंगा। अभी आजकल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो है मास्टर्स डिग्री का प्रोग्राम योग में कर रही है। तो जो उनका सिलेबस है उस सिलेबस को ध्यान रखते हुए जो अगर NIS का सिलेबस जिसने पढ़ लिया तो समझिए कि उसका कम से कम 60% सिलेबस कवर हो गया। इतना बड़ा रोल NIS के सिलेबस का है। वो एक अलग बात है कि चूंकि वो मास्टर डिग्री है और हमारा जो है प्रशिक्षण लेवल कोर्स है तो उस पैटर्न पे हमारा 1 वर्षीय प्रोग्राम है, उनका 2 वर्षीय प्रोग्राम है मास्टर डिग्री का। तो दोनों में डिफरेंस तो आना ही है, लेकिन 60-70% उनका कवरअप हो जाता है। आपको इतनी नॉलेज मिल जाती है प्रोफेशनली भी और आपको थ्योरेटिकली भी, तो आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और उसी क्रम में आप आगे जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई और मुझे लग रहा है कि NIS के जो पाठ्यक्रम है वो अपने आप में खुद सक्षम सबल है कि इनको करने के बाद आप व्यवसायी के तौर पे अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठता है डॉक्टर चौहान जी की मान लीजिए हमने NIS से ये पाठ्यक्रम कर लिए तो हमको कौन कौन से संसाधन जुटाने पड़ेंगे कि एक हम लोग छोटा सा अपना केंद्र बना पाए और अपने लिए रोजी रोटी जुटा पाए? डॉक्टर इंद्रजीत जी आपको हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहेंगे। कुछ लोग तो ऐसे जब कई बार जैसे ट्रेनिंग हो रही थी संस्थानों में तो उस ट्रेनिंग का सुपरविजन करने के लिए हम वहां पहुंचे और इवन कई जगह हमने उनको अपनी तरफ से भी कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए। तो हमें जो कैंडिडेट मिले पंजाब से एक स्टूडेंट वो मिला जो इंजीनियरिंग कर चुका था, कई ऐसे स्टूडेंट जो मास्टर्स कर चुके थे ऑलरेडी, कई मास्टर्स इन योगा करने के बाद भी अपने प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। क्या बात! तो ये गुणवत्ता होने की वजह से प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है जो लोगों को अच्छी लगती है और इसके विषय में कमेंट्स आपको कभी लेने हो तो आप हमारे जो प्रशिक्षण केंद्र हैं जहाँ प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि NIS के वोकेशनल डिपार्टमेंट में प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसके माध्यम से वो ट्रेनिंग कौन इंस्टीट्यूट करा रहा है उसकी पिक्चर वो उसमें ऐड करता है और हमें पता चल जाता है कि आज की ट्रेनिंग इन्होंने ये कराई है। तो व्हाट्सएप ग्रुप की मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं अपने प्रशिक्षण संस्थानों की, समय समय पर हम उनका सुपरविजन करते रहते हैं,
हम उनका अलग से इंस्पेक्शन भी करते रहते हैं। तो जी। क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। और जहां तक आपका प्रश्न है कि उसको कौन कौन से वो साधन जो है ऐसे जुटाने चाहिए जिसके माध्यम से वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना कुछ कर पाए या अपना एस्टैब्लिशमेंट कर पाए योग सेंटर का, तो उसके लिए योग में कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। उसको सबसे बड़ी चीज उसके पास में, चूंकि उसको प्रॉपर योग कराना है, तो एक तो योग का हॉल जो करीबन 750 स्क्वायर फीट का जो है होना चाहिए मिनिमम, जो उसकी एरिया है, ताकि कम से कम 25 से 30 स्टूडेंट्स उसमें प्रॉपर तरीके से आ जाएं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और हमने देखा है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं उनमें जो एक बैच की हम लोग संकल्पना करते हैं वो 20 से 25 बच्चों की ही होती है। बिल्कुल। मुझे लगता है इससे जब ज्यादा आप बच्चे ले लेते हैं तो वहाँ कोलाहल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अनियंत्रण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हमेशा प्रयास ये करना चाहिए कि छोटे छोटे बैच में आप इनका अध्ययन अध्यापन करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो इस तरह से बताया है, ये जो कमेटी बनी, इस कमेटी ने एक्रेडिटेशन नॉर्म्स बनाए। एक्रेडिटेशन नॉर्म्स में जो आप कह रहे हैं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं कि स्टूडेंट या कोई भी प्रशिक्षणार्थी योग का कोर्स करने के बाद में एनआईएस से यदि अपना सेंटर खोलना चाहता है तो पहले तो एनआईएस के नॉर्म्स को उसे स्टडी करना चाहिए, जो कि हमारी कमेटी ने डेवलप किए। उसमें खासतौर से उन्होंने एक तो रखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए। भाई देखिए, यदि कोई संस्थान खोलना चाहता है तो कम से कम उसका रिसेप्शन वहां पर होना चाहिए, एक संस्थान जैसी उसकी संरचना होनी चाहिए, एक क्लासरूम मिनिमम 1 क्लासरूम तो होना ही चाहिए, और एक योगा हॉल उसके पास होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास में एक कंप्यूटर, कुछ जो है लिखने पढ़ने की सामग्री, ये सारी चीजें जो संस्थान को चाहिए होती हैं, ये एक आवश्यक चीजें हैं, तो ये वो होनी चाहिए। साथ ही योग से संबंधित आपको जैसे सटकर्म कराने के लिए खास तौर से, क्योंकि सटकर्म की व्यवस्था बहुत जरूरी है कराने के लिए, तो उसमें उसके पास वॉश बेसन, वॉशरूम, और वॉशरूम के साथ साथ में कुछ टॉयलेट्स, यूरिनल्स, ये सब भी प्रॉपर लेडीज जेंट्स के हिसाब से भी होना चाहिए, तो वो प्रॉपर वो करा पाता है। ये हमारे नॉर्म्स में भी है। और जल नीति, सूत्र नीति कराने के लिए प्लस मैट्स उसके पास में, भाई जो अगर मान लीजिए 50 लोग 2 बैच का एडमिशन उसके यहाँ है तो 50 मैट्स उसके पास कम से कम हो, और प्रॉपर नीचे जो फर्श हो, कई बार बड़े खराब फर्श भी होते हैं ना, खुदरे से या इस तरह के जो पुराने टाइप के होते हैं, तो प्रॉपर उस पर कालीन आलीन बिछा हो बढ़िया से, ताकि आदमी आए तो आकर्षित हो जाए। सबसे बड़ी चीज योग में क्या है कि आपको अट्रैक्ट करना है उसको, और अट्रैक्शन में वो आपके आ जाना चाहिए। तो वो सारी सुंदरता भी वो मायने रखती है आज के समय में। भाई ग्रीनरी हो बहुत अच्छा, अदरवाइज ऑर्नामेंटल किसी तरह से व्यवस्था करके आप प्लांट्स की और दूसरी चीजों की आप करें तो वो अच्छा रहेगा। और इसके साथ मैं आपको और बता दूं कि नेचुरोपैथी और योग में भी एक जो प्रोग्राम निकाला है एनआईएस ने, जो अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है इसी वर्ष, जो है डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। तो दिस इज अ 2-year डिप्लोमा एंड 6 month इंटर्नशिप इसमें अवेलेबल है। और इस कोर्स को करने के बाद में जो आयुष आजकल नए नए हॉस्पिटल आयुष के खोल रहा है, यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल में आजकल अलग से खुल रही हैं आयुष की जो सेक्शंस हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं आजकल, इन सब जगह अपॉर्चुनिटी है। साथ में वो अपना भी इसी तरह से सेटअप कर सकता है, और योग और नेचुरोपैथी का एक सेटअप करके नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल वो चला सकता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। लेकिन अगर एक और दुविधा आती है, कई बार लोग पूछते हैं, जैसे कल हमारे साथ योग मनसा से आई थी एक महिला हमारी मित्र, तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक प्रत्यायन लेना चाहें तो कैसे जाए, आपकी वेबसाइट पे किस सेक्शन में जाना होगा, क्या करना होगा, किससे बात करनी होगी, तो वो थोड़ी सी जो प्रक्रिया है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की, वो भी हमारे श्रोताओं को बताना चाहें। देखिए, वैसे तो आजकल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दिया, डिजिटल इंडिया का जो नाम दिया, और डिजिटल के नाम पे फिर एनआईएस ने भी जो अपने काम किए हैं वो डिजिटल साइड में अपने आप को आगे बढ़ाया और उस सपने को साकार करने की कोशिश की है। इसी क्रम में एनआईएस ने ऑनलाइन सिस्टम हर चीज में लागू किया है, और परेशानी स्टार्टिंग में आती है लेकिन धीरे धीरे करके मुझे लगता है, उम्मीद है कि जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। तो हम देखें कि यदि हम एनआईएस की वेबसाइट पे जाएं
आप गूगल पे NIOS डालिए, NIOS, तो आपको होम साइट जो है वो उसकी दिखाई देने लगेगी। उसको क्लिक करें तो NIOS की वेबसाइट आपकी खुल जाती है ऑटोमेटिकली। और यदि उसको जब खुल जाती है तो आप देखें, यदि एक्रेडिशन की हम बात कर रहे हैं तो E-एक्रेडिशन आपके लेफ्ट साइड में E-एक्रेडिशन एक आ जाता है, उसी में जहां 5-6 और भी टॉपिक्स आ रहे होंगे, उसमें E-एक्रेडिशन को यदि आप क्लिक करते हैं तो उसमें 3 चीजें खुल के आती हैं। ओपन बेसिक एजुकेशन के लिए प्रत्यायन, वोकेशनल एजुकेशन के लिए प्रत्यायन और सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के लिए प्रत्यायन। तो आपको इनमें से तीनों में से चूज करना है वोकेशनल एजुकेशन। तो वोकेशनल एजुकेशन को आप क्लिक करेंगे तो वहां खुलता है आपके पास सामने गाइडलाइंस क्या है, कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, कहां से एप्लीकेशन फॉर्म आप निकालेंगे और उसमें क्या उसकी फीस होगी, कैसे आप अप्लाई करें, क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सारी गाइडलाइंस वहां अवेलेबल होंगी। साथ में वहां आपको मिलेगा एक एप्लीकेशन फॉर्म जो PDF स्तर पे जो है वो वहां पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं आप। साथ ही आपको मिलेगा AVI का MOU परफॉर्मा, एक मिलेगा आपको AVI कोऑर्डिनेटर्स का परफॉर्मा। ये तीनों PDF में अवेलेबल हैं। ये तीनों आप डाउनलोड कर लीजिए, इनको निकालिए। हमारे पास अभी तक E-एक्रेडिशन में ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी सुविधा का प्रोविजन अभी हमने कर रखा है। आप उसको कंप्लीट करें। फॉर्म में एक लिस्ट दी गई है, एप्लीकेशन फॉर्म में आप देखें तो वो जो लिस्ट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें आपको लगाने हैं। बैलेंस शीट आपको लगानी है, आपको 3 साल बैलेंस शीट के साथ साथ आपको आपका संस्थान जो है रेंट पे आपने ले रखा है या फिर आपका ओन संस्थान है, वो पेपर्स आपको लगाने हैं। आपके पास टूल्स इक्विपमेंट्स में क्या है, आपकी सोसाइटी कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस योग में रखती हो, योग का काम करते हुए, कैंप लगाते हुए, बढ़िया सा प्रशिक्षण देते हुए, फैकल्टी प्रॉपर आपके पास में अवेलेबल हो, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और योग के जो नॉर्म्स हैं उनको आपको प्रॉपर फॉलो करना है। बिना नॉर्म्स के NIOS जो है वो एक्रेडिशन कभी नहीं देता है। बहुत अच्छी बातें बताई आपने और मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर अंजना अग्रवाल जी स्टूडियो में पधार चुकी हैं और हमारा समय अब समाप्त हो रहा है। हमने NIOS में योग शिक्षा और प्रसार के बारे में व्यापक जानकारी ली, किस प्रकार से हमको प्रत्यायन देना है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, किस प्रकार से आप कोई केंद्र चला सकते हैं और किस प्रकार से योग को एक कुशल प्रशिक्षक की देखरेख में ही करवाया जाना चाहिए, ये हमने अभी जाना है। और इसके लिए आज स्टूडियो में पधारे डॉक्टर पवन कुमार चौहान जी का मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छी जानकारी श्रोताओं को प्रदान की है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।